अच्छा, मॉड्यूल के क्वेश्चन आप लोगों के कहाँ तक हुए? एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका खत्म हो गया। बाकी एनओएससी कहाँ तक पहुंचे विहान? विहान एनओएससी वो चालू कर दिया, लेवल 2 पे आ गए, गुड। बाकी लोग अभी मोल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बचा हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, और अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर पीरियोडिक शुरू हो जाएगा। सो ट्राई टू फिनिश, है ना, एज सून एज पॉसिबल। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप लोगों को कोई डाउट है इससे पहले? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम? यस, नो, से समथिंग? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखना आ गया बढ़िया से? चलिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है तो पीरियोडिक टेबल आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। देखिए क्या होता है ये, let's think about the hydrogen atom and the other atoms, ठीक है। say for example hydrogen is 1H1, ठीक है, और कोई भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, say for example 6C12, ठीक है। कार्बन कैसा है? मल्टी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6। हाइड्रोजन में कितना है? 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, और सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इन दिस केस देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। देयर इज ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present between electron and the nucleus. But in case of carbon, what is happening? Nucleus, अब configuration लिखिए, क्या होगा? 1s2, क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें जाएंगे? 1s2, then 2s2 and 2p2, ठीक है, बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है? मैं p की बात कर रही हूँ। सो सपोज देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, अभी मैं 1 कंसीडर कर रही हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 विच इज प्रेजेंट इन 2p, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्या सिर्फ ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अवेलेबल, ओनली दिस थिंग इज अवेलेबल, और समथिंग एल्स इज प्रेजेंट? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। इन दिस केस 2 things are considerable, one is force of attraction and दूसरा है आपका रिपल्शन। रिपल्शन आपको समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्यों रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को? बिकॉज दे हैव लाइक चार्जेस, ठीक है। तो इस केस में और इस केस में कुछ डिफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, राइट, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, this electron is not able to feel actual force of attraction by the nucleus, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देते हैं, एकदम समझ में आएगी आपको बात। चलिए, आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर एक बड़ा सा फैन लगा हुआ है और आपको उस फैन से हवा लेनी है, ठीक। एक फैन है, ये जैसे ये फैन है, इसको कंसीडर कीजिए। अभी फैन की और मेरे बीच में क्या है? कुछ नहीं है, नथिंग। सो आई एम टेकिंग ऑल द एयर फ्रॉम द फैन। दिस इज द केस ऑफ हाइड्रोजन। सारा का सारा जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास है। बीच में कुछ रिपेल करने के लिए कुछ नहीं है, राइट। फुल एयर, यानी ये जो, अगर इसको फैन कंसीडर करें, इसको इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें, तो फुल एयर इज अप्रोचिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? अभी मेरे और फैन में भी क्या हो रहा है? सारी हवा आ रही है। अब क्या किया? बीच में आपने एक नेट लगा दिया मेरे और फैन के बीच में, क्या होगा? हवा थोड़ी सी
कम हो जाएगी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, थोड़ा कम हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट नेट। ठीक है, फिर और क्या किया आपने, एक थोड़ा थिन क्लॉथ लगा दिया, अब क्या होगा, हवा और कम हो जाएगी। आपने कोई एक मोटी सी बेडशीट लगा दी बीच में, हवा और कम हो गई, यानी अब मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जो मुझे मिलना चाहिए था, कब, इन द एब्सेंस ऑफ ऑल दिस थिंग, वो क्या हो गई, वो चीज कम हो गई। फिर आपने क्या किया, एक कर्टेन एक बेडशीट लगाई और उसमें होल कर दिए कहीं कहीं पे, तो क्या होगा, थोड़ी सी हवा आ जाएगी, बट उतनी फिर भी नहीं आएगी जितनी आएगी इन द एब्सेंस ऑफ दैट शीट। ठीक है, ये सेम सिचुएशन है बेटा किसकी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। यहाँ पर इन बिटवीन जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो क्या करेंगे, वो न्यूक्लियस को शील्ड करेंगे। आप ऐसे समझिए कि मिडिल इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन शेल्स, दे डोंट लाइक द फ्रेंडशिप बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दे आर बिहेविंग एज विलेन। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं, न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, शील्डिंग, शील्डिंग मतलब दे आर शील्डिंग द न्यूक्लियस। किससे शील्ड कर रहे हैं, शील्ड समझते हैं आप लोग, है ना, दे आर शील्डिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो नहीं चाहते कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, कुछ बात समझ में आई। इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी मिडिल इलेक्ट्रॉन्स आर स्क्रीनिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आप जिस भी फॉर्म में समझे। ओके, अब हाइड्रोजन के केस में ये अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं अप्लाई होता, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, ये इट इज दिस थिंग इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, ओके, अब आप जो चार्ज पढ़ते थे वो फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम से अगर लगाएंगे क्या था, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो हमने वॉर्ट्स मॉडल में किया था, ZE अपॉन R स्क्वायर, याद है, ZE इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं अभी के लिए Z। ठीक, क्या बोल रहे हैं, Z। Z क्या है आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड किसकी बात कर रहे हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। यानी जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं उनको मेरी आवाज थोड़ी कम सुनाई देगी, यहाँ वालों को बहुत तेज आएगी, पीछे वालों को थोड़ा कम जाएगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि दे आर एक्सपीरियंसिंग वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअल कितना था, Z, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिडिल इलेक्ट्रॉन्स Z का वैल्यू क्या हुआ, कम हो गया। अब ये जो वैल्यू कम हुआ है दिस इज नोन एज Z इफेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको, Z इफेक्टिव। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फीलिंग दिस मच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो Z इफेक्टिव और Z को अगर कंपेयर करेंगे तो विच इज स्मॉलर, Z इफेक्टिव स्मॉलर है। तो वन थिंग इज क्लियर कि Z इफेक्टिव इज स्मॉलर देन Z। ठीक है, Z इफेक्टिव इज ऑलवेज स्मॉलर देन Z। ओके, सेकेंड पॉइंट, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इज नोन एज शील्डिंग कांस्टेंट। सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, एक वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है, राइट, ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन फाइंड द एक्चुअल Z इफेक्टिव। ठीक है, कैन यू टेल मी द रिलेशन ऑफ Z इफेक्टिव एंड सिग्मा नाउ। सिग्मा के लिए लिख लीजिए, दिस इज शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट। हाँ जी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Z इफेक्टिव एंड सिग्मा। अगर ये पार्ट बड़ा होगा तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, Z इफेक्टिव
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, और आप क्या लिख सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा शील्डिंग या स्क्रीनिंग हो रहा है उतना ही सिग्मा बिगर होगा, राइट, और उतना ही क्या होगा, जेड इफेक्टिव आपका कम हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए तो आप इसका एक डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट का। लिखिए, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, स्क्रीनिंग इफेक्ट का डेफिनेशन, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन experience valence electron experience less क्या, attractive force due to repulsion between इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। रिपल्शन कहाँ होगा, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स में होगा, राइट। जो मिडिल वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, ठीक है। तो वही आपने लिखा है, रिपल्शन बिटवीन इनर्शियल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। जेड इफेक्टिव, जो एक्चुअल फील कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको हमने क्या बोला है, जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील बाय द इलेक्ट्रॉन इज जेड इफेक्टिव, एक्चुअल वाला। ये ओरिजिनल है, होना चाहिए था ये, और फील क्या कर रहा है, जेड इफेक्टिव। किसकी वजह से गड़बड़ हुआ मामला, शील्डिंग, ठीक है। जितना ज्यादा शील्डिंग होगा उतना क्या होगा, ये कांस्टेंट का वैल्यू बिगर मिलेगा, उतना ही आपका जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड्स, ठीक है। ठीक है, फैक्टर नंबर 1 आप बुक में पढ़ेंगे, और भी लिखे होते हैं बट वो सबका कंक्लूजन एक ही है, तो बहुत ज़्यादा अपने को जरूरत नहीं है। फर्स्ट है आपका, यस, फैक्टर्स ऑन विच शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड्स, ठीक है। नंबर 1 आप लिख सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या था यहाँ पर, हाँ, एन इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। एन क्या है बेटा यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यही जैसे जैसे एन का साइज बड़ा होगा, एन का साइज बड़ा मतलब 4 शेल हो गए, 5 शेल हो गए, 6 शेल हो गए, तो क्या हुआ, शील्डिंग ज्यादा हो रही है। क्यों ज्यादा हुई, मिडिल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। सिंपल सा रीजन है, क्या हो रहा है, मिडिल इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो यू कैन राइट लाइक दिस, इसी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूं। ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, greater is what, शील्डिंग और स्क्रीनिंग, दोनों का मीनिंग एक ही है, ग्रेटर इज शील्डिंग, ठीक है। ग्रेटर शील्डिंग हुई तो सिग्मा आपका क्या हुआ, ग्रेटर, और सिग्मा अगर ग्रेटर हुआ तो जेड इफेक्टिव लेसर, ठीक है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना शील्डिंग ज्यादा होगा, और उतना ही क्या होगा आपका जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखो, इफ यू आर कंपेयरिंग 2p and 4p,
इन विच केस यू विल फाइंड ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट 4p। ठीक है, तो 4p के केस में क्या होगा, ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव कैसा हो जाएगा, कम। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा, जेई में क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आपसे पूछेंगे कि विच ऑर्बिटल इज फीलिंग ग्रेटर जेड इफेक्टिव, ग्रेटर तो क्या रहेगा, 2p में जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा। अगर उसने पूछे शील्डिंग किसमें ज्यादा रहेगी, शील्डिंग किसमें ज्यादा रहेगी, 4p में ज्यादा रहेगी। सो राइट योर नोट्स लाइक दैट। ठीक है, अगर मैंने ये साइन लगाया है तो इसका मतलब इधर क्या है, मोर शील्डिंग इफेक्ट, राइट। यानी सिग्मा कैसा है आपका, ग्रेटर है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये आप लिखे यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन आप उसी हिसाब से देखेंगे कि क्या उसने पूछा हुआ है जेड इफेक्टिव ज्यादा है या कम है। इस केस में जेड इफेक्टिव कम है। ठीक है, इन दिस केस जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर। ओके, इन द सेम मैनर लेट्स डू वन मोर। अगर मैंने आपको दिया 2s और दिया मैंने आपको 3s, बोलिए अथर, इन विच केस जेड इफेक्टिव इज मिनिमम 3s। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, जेड इफेक्टिव किसमें रहेगा आपका, कम रहेगा, किसमें, 3s के केस में। तो ये है आपका फर्स्ट फैक्टर। नाउ लेट्स सी, लेट्स चेक सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर डिपेंड करता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, shapes of subshell, not the orbital, subshells. Again, S, P, D, F. What is the shape of S subshell? Spherical. ठीक है, अब आप सोचो कि spherical मान लीजिए 1s है या 2s है, so it is covering the nucleus. तो क्या होगा, शील्डिंग ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी, ज्यादा रहेगी। S ने पूरा न्यूक्लियस कवर कर लिया, है ना, तो बाकी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस वाले को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम फील होगा। यानी इन केस ऑफ एस सबशेल मैक्सिमम आपको क्या मिल रहा है, शील्डिंग। पी की शेप कैसी है, डंबल। पी के केस में शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा कम हुआ, पी के केस में शील्डिंग इफेक्ट कैसा हुआ, थोड़ा सा कम हुआ। डी डबल डंबल, और थोड़ा सा क्या हो गया आपका, कम हो गया शील्डिंग इफेक्ट। यानी ये जो मैं बात कर रही हूँ, आई गेव यू वन एग्जांपल विद द बेडशीट विद द होल्स। एस की जो बेडशीट है, समझे आप, वो कैसी है, पूरी है, उसमें कोई होल नहीं है, तो हवा रुक गई, काफी सारी रुक गई, यानी कंप्लीट आपका क्या हो गया, स्क्रीनिंग। पी में कुछ छोटे छोटे से 2-3 होल आ गए, थोड़ी सी हवा आ गई, स्क्रीनिंग क्या हो गई, कम हो गई। डी में बड़े बड़े होल्स आ गए, यानी स्क्रीनिंग क्या हो गई, और कम हो गई। सो डिपेंड ऑन द शेप। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको हमेशा सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, एस में मिलेगा, देन पी, देन डी एंड देन एफ। ठीक है, एफ का शेप कैसा, इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड हाईली डिफ्यूज, बहुत बड़े बड़े होते हैं एफ सबशेल। बात समझ में आ रही है, ये वाली बात, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। किसका ऑर्डर है ये आपका, शील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो शील्डिंग इफेक्ट को मैक्सिमम किस केस में मिल रहा है, एस के केस में। व्हाट इज द रीजन, ड्यू टू शेप। रीजन क्या है बेटे यहाँ पे, ड्यू टू शेप। ये जो ऑर्डर मिला आपको किसकी वजह से मिला, ड्यू टू शेप। ठीक है, अभी ये सेम लॉजिक आप आगे कई जगह अप्लाई करेंगे 12th में, व्हेन वी विल डिस्कस डी प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ सब, है ना, तब भी आपका ही आएगा। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज छोटा रहता है। छोटा क्यों रहता है, अभी आप अप्लाई कर लीजिए। अभी क्या रीजन है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। मान लीजिए चलो मैंने आयरन की बात करी है ना, आयरन कितना है 26। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 4s2 3d6, है ना। अब यहाँ पे अगर आप न्यूक्लियस से आप देखोगे 1s2 2s2 ये सब करते करते एंड में क्या आ रहा है आपका, 3d सबशेल के बाद 4s आ रहा है, राइट। तो स्क्रीनिंग जो होगी, जो भी वैलेंस शेल रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, बीच में बाकी आ गए, डी भी आ रहा है आपका बीच में, तो डी की वजह से शील्डिंग क्या हो गई, पुअर। डी एंड एफ सबशेल ऑफर्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट।
पुअर शील्डिंग, सिग्मा का वैल्यू कम हो गया तो जेड इफेक्टिव बढ़ा, यानी ये और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ है, साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखिए, डी एंड एफ सबशेल्स ऑफर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होते ही जो आपका सिग्मा था दैट बिकम्स लोअर एंड जेड इफेक्टिव क्या हो गया, हायर। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए सारी बात लिखनी है कि आप किसी से भी कोरिलेट कर सकते हैं। डी और एफ में शील्डिंग इफेक्ट पुअर हुआ बिकॉज ऑफ द शेप। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, तो बस यही है आपका शील्डिंग इफेक्ट। अभी मॉड्यूल सबके पास है राइट नाउ? हाँ, तो अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द हाउ टू कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव। ठीक है, और वो किस बेस पे आता है बेटा, वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्लेटर्स रूल। आपको बस 2-3 वैल्यू याद करनी है, फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास मॉड्यूल है तो अब आप आइए पेज नंबर 86। ये पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है आपके मॉड्यूल में, मैं अभी आपको करा दे रही हूँ। मिला? पेज नंबर 86, स्लेटर्स रूल फॉर कैलकुलेटिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सी चीज है, बस आपको वैल्यूज याद रखनी है। देखिए गॉट इट एवरीवन? हाँ, ओके। हाँ, इन दोनों में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा किसमें होगा? शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा किसमें होगा? 2s में होगा ना। एक तो ये न्यूक्लियस के पास है, हाँ, ठीक है, और दूसरा ऐसे ऐसे इसलिए ज्यादा होगा वो तो समझा, बट फिर एन भी तो इसका ज्यादा है। नहीं। आपने क्या रूल पढ़ा है? देखो ये क्वेश्चन है 2s और 3p, किस केस में शील्डिंग इफेक्ट आपको हायर मिलेगा? पहले क्या करना है आपको, क्या देखेंगे? शेल नंबर देख रहे थे ना, अच्छा उसके बेस पे आप बोल रहे हैं। हाँ, शेल नंबर के हिसाब से आपका क्या आना चाहिए? 3p। लेकिन न्यूक्लियस के पास पहले कौन आ रहा है आपका? ऐसा आ रहा है, और एस का शेप भी कैसा है? स्फेरिकल, इसलिए ऐसा आएगा। ठीक है, एस कैसा है आपका? स्फेरिकल है, एस में आपको शील्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम मिलेगा। ओके, पी के कंपेरिजन। फाइन। अगर न्यूक्लियस के पास है तो फिर तो मिडिल शेल्स कम होंगे। हाँ, मिडिल वाला कम हुआ तो शील्डिंग, लेकिन शेप भी मैटर कर रहा है ना बेटा? तो शेप ज्यादा मैटर करता है या फिर शेप करता है, एन भी करता है। एक और एग्जांपल इससे मैं आपको बताती हूँ, इसका भी और आपको कराती हूँ। ठीक है, चलिए पहले आप आइए किस पर? स्लेटर्स रूल। रूल लिख लीजिए पहले, फिर एक्सप्लेन करते हैं। रूल नंबर 1, ठीक है, फॉर NS एंड NP, यानी हम आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, NS और NP। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन contributes sigma is equal to 0.35। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है सिग्मा का? 0.35, 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसको देखो मैं क्या बोल रही हूं, जैसे आपने लिखा N2s2, या चलो हमने ऐसे लिखा 2p4। ठीक है, 2p4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप किसी एक को कंसीडर करेंगे, किसको? किसी एक को। 4 इलेक्ट्रॉन है, बट यू विल कंसीडर ओनली 1। यू कैन कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन।
तो रिमेनिंग 3 का क्या है, रिमेनिंग 3 का भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो भी धक्का मुक्की करेंगे, थोड़ा रिपेल करेंगे, राइट। तो वो कितना है उसका वैल्यू 0.35। 4 में से एक के लिए तो आप कैलकुलेट करोगे क्या, Z इफेक्टिव, ठीक है। बाकी जो 3 का वैल्यू है उसको मैं फॉर पर इलेक्ट्रॉन कितना कंसीडर करेंगे, 0.35, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है एक्सेप्शन फॉर 1s। 1s के केस में वैल्यू कितना लेंगे आप, 0.3। अगर इलेक्ट्रॉन किस में है, 1s में, तब आप कितना लेंगे, 3 अप्लाई करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, रूल नंबर 2, ये फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल है फॉर n-1 शेल, यानी बाहर से आप अंदर आ रहे हैं, आप n-1 समझे, n आउटर मोस्ट हो गया, n-1 सेकेंड लास्ट आप बोल सकते हैं। एक्चुअल वर्ड फॉर दिस इज पेनल्टी मेड शेल। n-1 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, n-1 और पेनल्टी मेड। सुना है आप लोगों ने ये वर्ड, पेनल्टी मेड शेल, सेकेंड लास्ट, ठीक है। फॉर n-1 शेल, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन contribute sigma is equal to 0.85, ठीक है। Then the third rule for n-2, सेकेंड लास्ट, ये आपका क्या हो गया, थर्ड लास्ट, ठीक है। इनर पेनल्टीमेट बोलते हैं इसको, ठीक है। n-2 शेल्स, 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्मा इज इक्वल टू 1। ये 3 वैल्यू आपको याद करनी, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन आप देखिए, अभी आपकी बुक का एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल 14 फर्स्ट, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। देखिए क्या दिया है उसने, मेंशन 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Z इज इक्वल टू क्या दिया उसने, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. Count the total electrons, 17, यानी we are talking about the chlorine, ठीक है। क्लोरीन के केस में 17 इलेक्ट्रॉन है, Z का वैल्यू कितना रहेगा आपका, 17। अब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्रीनिंग इफेक्ट, yes, I want to find the value of Z effective on वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास P में कितने हैं, 5 हैं, आप सिर्फ एक के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, लेट्स फाइंड द Z इफेक्टिव। क्या हुआ, Z इफेक्टिव, चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा यहाँ से। Now everyone first understand total how many electrons, नहीं टोटल 7 है इन द थर्ड शेल। कितने हैं, 7 में से एक के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है रिमेनिंग 6। तो आप क्या करेंगे और कितना वैल्यू कंट्रीब्यूट किया था एक इलेक्ट्रॉन का, 0.35। देखो ये बात समझ में आई आपको। जेड इफेक्टिव सिर्फ आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसमें वो कितना रहेगा आपका, आप उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 0.35 से, क्योंकि हमारा रूल है, स्लेटर्स रूल है, फॉर एनएस और एनपी 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट 0.35। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप इसको प्लस करेंगे, सेकेंड शेल पर आइए, टोटल इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में 8। व्हाट इज द वैल्यू n-1 के लिए, 0.85। तो अब क्या आपको क्या करना है, 8 इंटू 0.85। लास्ट वाले के लिए आइए, कितना वैल्यू है, अब ये थर्ड हो गया आपका, 1s यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ये n-2 है, समझे आप, डू नॉट कंसीडर इट ये 1s नहीं है। वो कब होता 1s, अगर ये आउटर मोस्ट होता,
इफ इट वुड बी आउटर मोस्ट शेल, तब आप उसका वैल्यू 0.3 लेंगे। अभी ये इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, n-2, ठीक है। तो n-2 का वैल्यू कितना था, चलो भाई बताओ कैलकुलेट करके क्या आ रहा है ये, देखो। हाँ जी, 0.35। आपने रूल नंबर 1 क्या लिखा है, हाँ, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल समझ में आया, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, राइट, आउटर मोस्ट, ठीक है। इसको हमने लिया NS या NP, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिग्मा की वैल्यू है, एक्चुअली ये जो वैल्यू है, एक काम करो, इसको सिग्मा करो आप, अभी आप सिग्मा कैलकुलेट करो, फिर निकालेंगे रिस्पेक्टिव। सिग्मा कितना है एक के लिए, 0.35, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक पे, तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, 7 थे ना टोटल, 1 पे आप फाइंड कर रहे हो, रिमेनिंग 6, तो वो उनका वैल्यू कितना है, 6 इंटू 0.35। If S1 is 1s is outermost shell, then 0.3। ये बात समझे आप लोग, यहाँ पर ये outermost shell नहीं है बेटा, वो outermost की हम बात कर रहे हैं। तो ये सिग्मा का वैल्यू है कितना आया, काउंट किए, इसको कैलकुलेट करके मुझे बताइए, 10.9 आएगा। दिस इज सिग्मा, सो व्हाट इज द जेड इफेक्टिव, 17 माइनस 10.9, ठीक है। समझे आप, कितनी वैल्यू मिली आपको, 6.1। ये देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलना था, 17, और एक्चुअली मिल कितना रहा है, 6.1। कहा क्या हुआ, रिपेलिंग। जो मिडिल इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने क्या बोला, उनको पसंद नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फ्रेंडशिप हो, फाइन। नेक्स्ट वाला फिर से देखिए एक और, चलो अब आप इस केस में निकाल के बताओ मुझे, 3 लिथियम, राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा, 1s2 2s1, यहाँ पर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फाइन। हाँ जी, कितनी वैल्यू आएगी बताओ, सिग्मा पहले कैलकुलेट कीजिए, सिग्मा क्या रखने वाले हैं यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी बात खत्म हो गई। ये n-1 है, n-1 के लिए वैल्यू कितना है, 0.85 इंटू 2, और तो कुछ नहीं आएगा, कितना है ये, 1.7। सो व्हाट इज द जेड इफेक्टिव, 3 माइनस 1.7, ठीक है, 3 माइनस 1.7। जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ मिडिल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। एक और ट्राई कीजिए, चलिए कार्बन ट्राई कीजिए, कार्बन ट्राई कीजिए बेटा, राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन हमने पहले भी लिखा था, 1s2 2s2 2p2, तो फाइंड द z इफेक्टिव फॉर द वन ऑफ द p इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है भाई, ठीक है बेटा। First find the sigma. सिग्मा और जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव कितना, 8 नहीं आएगा भैया, क्योंकि 6 है, नहीं है, गड़बड़ हो रहा है कुछ, इट इज 6 माइनस सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू बोलिए, आपने कैलकुलेट किया है 4.05, ओके 4.05, तो ये कितना आ रहा है 1.95। बाकी लोग बताइए भाई, चेक कीजिए, यही आ रहा है आपका भी आंसर, करिए करिए फास्ट थोड़ा सा,
1s2 2s2 2p2, तो 3 आपको क्या करना है, 3 इंटू 0.35, ठीक है, प्लस क्या करना है 2 नहीं, ये तो n-1 हुआ ना आपका, सो इट इज 2 इंटू 0.85, ये करना है, ठीक है, कर लेंगे। समझ में आ गया हाउ टू फाइंड द जेड इफेक्टिव? बोलिए भाई जिसको प्रॉब्लम हो रही है। अब आप इसका एक टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर आउटरमोस्ट शेल में, 4, एक पे आप कैलकुलेट कर रहे हो तो रिमेनिंग 3 लेने पड़ेंगे ना यहाँ पर, ठीक है, डन। क्या हुआ, कुछ गलत हुआ? आंसर कितना आ रहा है, यही आ रहा है, ओके। अब आप ये करिए कैलकुलेट, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल 15, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन जिंक फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। जिंक की बात करेंगे, जिंक होता है आपका 30, जेड का वैल्यू हुआ 30, राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या करना है, इसके बाद पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन 4s पे और रिमेनिंग जाएंगे आपके डी में। दिस इज द एनर्जी ऑर्डर। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये एनर्जी का ऑर्डर है। इफ यू लुक इनटू द एटम, तो थर्ड शेल आपका क्या है, अगर मैं शेल के हिसाब से लिखूंगी तो इट विल बी फर्स्ट शेल, 2s2 2p6 क्या है, सेकेंड शेल, 3s2 3p6 3d10 थर्ड शेल, और ये है आपका फोर्थ शेल। दोनों चीजों में अंतर है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये आपके शेल हैं और ऊपर क्या है, एनर्जी ऑर्डर इन विच वी नीड टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल। आपको किस पे निकालना है जेड इफेक्टिव? फर्स्ट ट्राई कीजिए। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिले आपको? 1 हाँ, यहाँ पर कितना रहेगा 1, ठीक है। इनको पूरा इंक्लूड कीजिए, कितने हो गए 18, n-1 में कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दिस इज n-2 है ना, करो n-2 और सारे इनर शेल्स के लिए 25.65 कितना हो रहा है 25.6। यहां पर आपको n-2 के लिए सारा कंसीडर कर लेना बेटा, जितने भी लोअर शेल, अगर इससे ज्यादा और कुछ होता समझिए आप, टोटल कर लीजिए कितने हो गए आपके 10, और 10 के लिए वैल्यू कितना रहेगा 1। ठीक है भाई, जेड इफेक्टिव समझ में आया आपको? So up to here we are done with the क्या शील्डिंग इफेक्ट डन। चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया है। कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी भी मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कर लीजिए कैलकुलेट इसको। डन सिद्धार्थ, व्हाट इज आंसर? कैलकुलेटिंग, ओके हो गया रोहित? किसको प्रॉब्लम है शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करने में, शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने में? अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए। ये वाला मतलब अगर तो ऑलरेडी इसको इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को तो n-1 शेल में इंक्लूड करे तो फिर तो ये डबल डबल होगा। मुझे बताओ, मैं कुछ हेल्प करूं? हाँ, गलत क्या रहा है? आ गया ना इसको आप? फिर ये तो कुछ और ही आ जाएगा मेरा, मतलब वो नहीं आ रहा 6.5। ये आपका आउटर मोस्ट शेल ये है, हाँ ठीक है। इसका 1 बचा, ये आपने ये लिया, ठीक है। अब ये आपने 18 लिए होंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 10 ये और ये थर्ड शेल के आपके हो गए, बाकी सबको ऐड करो 10, हाँ तो बस ठीक है आपने। तो नहीं ये डबल है ना?
सिर्फ इतना ही ले। नहीं डबल कहाँ लिया है? डबल नहीं है ना, 10 है, 6 2 8 और 10। हाँ फिर ये कहाँ से आया? ये लास्ट का है, लास्ट का है। लास्ट का है देना था। एक सेकंड। चलिए भाई, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आप सब लोग थे जब मैं समर फाउंडेशन क्लास चल रही थी, तब हमने थोड़ा सा ग्रुप लिखवाए थे मैंने सब। ओके क्या हुआ, बोलो। अच्छा 25.65 तो आ गया, ठीक है। मैंने वो Z इफेक्टिव भी निकाला। हाँ, सिग्मा आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं 0.35 0.85 से मल्टीप्लाई करके, दिस इज सिग्मा। और फिर आपको जेड इफेक्टिव के लिए इस वैल्यू को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, जेड से, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छा टॉपिक हमारा पीरियोडिक टेबल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, यहाँ से इनऑर्गेनिक शुरू हो जाती है। एनिवर्सरी में शायद ये नहीं है ना, थर्ड टॉपिक नहीं है। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने आपको एक बुक बोली थी, वी के जायसवाल, आप लोगों ने ले ली? अच्छा ठीक है, तो मॉड्यूल और उसको साथ साथ ही करना है, लेकिन पीरियोडिक से पहले कोशिश कीजिए आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाए, बहुत जरूरी है बेटा, वरना बैकलॉग एक बार शुरू, क्योंकि इनकमिंग टॉपिक्स उसमें फिर न्यूमेरिकल आने वाले हैं, है ना, केमिकल बॉन्डिंग के बाद, तो न्यूमेरिकल से आप थोड़ा सा ओके। चलिए स्टार्ट करें पीरियोडिक टेबल। तो इनिशियली वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले क्या था, किसने स्टार्टिंग की थी? मैंडलिफ बाद में आए थे, हाँ, डोबेनेयर ट्राइयार, ठीक है। डोबेनेयर ने क्या किया था, he made the group of 3 elements which were showing similar properties। ये बुक से पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री, उसमें हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। सेकंड आपका था ऑक्टेव्स लॉ, है ना, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। व्हाट he said? He said every 8 element has the same property equal to the first element, ठीक है। जैसे वो आपकी सारे गामा जो ये क्या बोलते हैं इसको, सरगम, तो वापस वो नोट, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो सा और लास्ट वाला सा कैसे आपके सेम, ठीक है। थर्ड सबसे मेजर इसमें इस फील्ड में जिसने काम किया है वो है मैंडलिफ, ठीक है। मैंडलिफ ने ही मेन काम किया है और उन्होंने क्रिएट की पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल कैसा है, ये जो अभी आपके स्क्रीन पे है, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मैंडलिफ ने क्या बनाया था, इफ यू रिमूव दिस ब्लू पार्ट, ये मिडिल वाला पोर्शन रिमूव करेंगे और ये दोनों को आप कनेक्ट कर दीजिए, देन यू विल गेट मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल। हाँ ये तो हटेगा, ये तो बाहर ही है इसलिए मैंने बोला, ठीक है। आप ये ग्रीन और ये ब्लू पार्ट सब हटा दीजिए, सिर्फ ये रेड या पिंक और येलो को ऐड कर दीजिए, देन यू विल गेट मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल, ठीक। मैंडलिफ के टाइम में ओनली 55 और 58 एलिमेंट्स पर नोन, ठीक है। तो मैंडलिफ ने पीरियोडिक टेबल कैसे डिजाइन की, कुछ जानते हैं आप, कभी पढ़ा है? It was based on increasing atomic mass, है ना। And what he studied for this arrangement, आपको अगर मान लीजिए मैं आपको अलग अलग बॉल्स डिफरेंट कलर की मिक्स करके दे दूं और आपको बोलूं कि इसके ग्रुप्स बनाओ, तो आपके पास क्या चॉइस है, या तो आप शेप अलग करोगे सबका, कुछ भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कुछ अलग अलग बॉल्स या बटन व्हाटएवर, तो आप ग्रुप कैसे बनाओगे, सेम शेप की एक साइड रख सकते हो, राइट, या फिर सेम कलर के आप एक साइड रख सकते हो, यही तो करोगे, और क्या ऑप्शन है। अगर मैं आपको डिफरेंट बटन दे दूं या कुछ भी आप ले सकते हैं, बॉल ले लीजिए, है ना, तो आप कलर के बेस पे सेपरेशन करेंगे या किस बेस पे करेंगे, शेप के बेस पे करेंगे। एलिमेंट्स के केस में व्हाट ही डिड,
he studied the नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। एक मिनट वापस इधर आइए, देखिए मैंडलीफ ने क्या बनाया था, मैंडलीफ के जो भी एलिमेंट्स थे, ही डिस्कस द नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, एंड नेचर ऑफ हाइड्राइड। यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनता है, ऑक्साइड्स बनते हैं, हाइड्रोजन के रिएक्शन से क्या बनते हैं, हाइड्राइड, राइट। देन उन्होंने, जैसे आपके प्ले कार्ड्स होते हैं ऐसे उन्होंने कार्ड्स बनाए, सारे भी जो एलिमेंट्स थे सबका ऑक्साइड सबका हाइड्राइड लेके, देन ही मेड प्ले कार्ड्स, है ना, ऐसे कार्ड्स बना के, और तब उन्होंने अरेंज किया, देन ही गॉट दिस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो उनको क्या समझ में आया, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, अच्छा दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, मैंडलीफ ने ये काम बहुत टाइम पहले किया था, इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, एलिमेंट्स भी नोन नहीं थे, राइट। तो उस समय ही लेफ्ट सम, पता होगी आपको ये बात, गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, है ना। फिर उसके बाद में लेटर ऑन दोज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एंड they were be having same properties which were predicted by the Mendeleev। समझ में आ गई बात। तो वो क्या नाम थे जानते हैं आप लोग, बुक से पढ़िएगा, उनको ऐसे बोलते हैं, मैंडलीफ ने जो बोला था एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, इस टाइप से उन्होंने नाम दिए थे। तो वो आप नाम बुक से पढ़ेंगे, मे भी आपकी शायद इसमें मॉड्यूल में दिया हुआ है क्या, मैंडलीफ टेबल दी हुई है, आई डिडंट चेक। हाँ, मॉडिफाइड दी है, दिया है ना मैंडलीफ ये पीरियोडिक टेबल, पेज नंबर 78, चेक द पेज नंबर 78। ठीक है, दिस इज द मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये वही चीज है बेटा जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, उसमें मिडिल वाला आप हटा देंगे। ठीक है, अच्छा मैंडलीफ डिवाइडेड दिस पीरियोडिक टेबल इनटू horizontal rows and vertical column. Horizontal rows are known as periods and the vertical columns are known as groups. ये कॉमन ही है आपका, राइट। ओके, तो यहाँ पर जनरली आपको क्वेश्चन, आपके रेगुलर एग्जाम की बात कर रही हूँ अभी, क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स वो तो सब पीरियोडिक टेबल में होगा। हाँ, मेरिट्स बोलिए। मैंडलीफ ने ही सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया था, किसमें, पीरियड्स में और ग्रुप्स में। ठीक है, सेकेंड, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी है, क्रिटिसिज्म ज्यादा है एक्चुअली। ठीक है, ड्रॉबैक, हाँ प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की थी, तो ये तीन आप पॉइंट्स समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या हुआ, 2-3 प्लेसेस पे मतलब कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास कैसा था, ग्रेटर, एलिमेंट्स विद द ग्रेटर एटॉमिक मास आर प्लेस्ड बिफोर द एलिमेंट विद द लोअर एटॉमिक मास। ठीक है, एक दो प्लेस पे ये हुआ। बिसाइड दिस दैट टाइम आइसोटोप्स वर नॉट नोन, आइसोटोप जानते हैं, सेम एटॉमिक नंबर। तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द पीरियोडिक टेबल। समझना बात को, ये क्वेश्चन क्यों आया, आप अगर कार्बन की बात कर रहे हैं, क्या है, अगर हमने कार्बन की बात करें तो 6C12, ये जो पीरियोडिक टेबल है इट इज बेस्ड ऑन atomic mass and each isotope is having different atomic mass, right? समझ रहे हैं बात, क्या होते हैं 6C12, 6C13, 6C14। तो लोगों ने पूछा भाई व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दीज आइसोटोप इन द पीरियोडिक टेबल, विच मैंडलीफ कुड नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, एक और है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो अभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाइड्रोजन
कुछ डिफरेंट सा एलिमेंट है, या यू शुड से यूनिक एलिमेंट which can lose electron, which can gain electron. ठीक है, so hydrogen shows resemblance with the group 1 as well as group 17. ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन का पोजीशन एम्बिगुअस. तो ये आपका क्या रहा, ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ठीक है, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया गया साइंटिस्ट मोज़ले एंड ही गेव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, क्या ऐड किया उन्होंने. अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, मेंडलीव में की पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेज एंड जीरो ग्रुप वाज एडेड लेटर. क्यों? उनका डिस्कवरी बहुत लेट हुआ. नोबल गैसेज क्योंकि वो इनर्ट है ना. हमारे बीच, आपके बीच में एयर क्या है, इनविजिबल है, तो हमको नजर नहीं आती. विजिबल चीज कुछ होगी तो नजर आएगी. तो जो इनर्ट है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनका डिस्कवरी हमेशा लेट. जैसे न्यूट्रॉन हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी बहुत लेट हुआ है. इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी हुआ, प्रोटॉन जल्दी हुआ. क्यों? बिकॉज दे वर शोइंग डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में. क्या कर रहे थे? डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे. तो वही सेम है, इसलिए नोबल ग्रुप बाद में ऐड हुआ था. ठीक, हमारा अभी मेन फोकस किस पे रहेगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. आइए, अब आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है तो ये पीरियोडिक टेबल आपको और अच्छे से समझ में आएगी. ठीक है, अगर मॉड्यूल है, मॉड्यूल में आप नोट करना चाहें तो पेंसिल से नोट कर लीजिए. बुक में नोट करना, अपनी नोटबुक में करना है तो नोटबुक में. ठीक, ओके, आइए. सो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. एक स्टेटमेंट है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक लॉ. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. मेंडलीव का लिखेंगे तो वहां पे एटॉमिक मास हो जाएगा. ठीक है, ओके. कितने ऑर्बिटल, कितने सबशेल पढ़े थे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में? 4. कौन कौन से? तो आपका ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट इज बेस्ड ऑन 4 ब्लॉक्स. ठीक है, 4 ब्लॉक्स में क्या हुआ बेटा आपका? हाँ जी, तो ये है सबसे पहले एस ब्लॉक. दिस इज एस ब्लॉक. एक्सट्रीम लेफ्ट क्या है? एस ब्लॉक. ठीक है, एस ब्लॉक कंटेन्स ओनली 2 ग्रुप्स. रीजन वाई एस ब्लॉक कंटेन्स 2 ग्रुप. एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करते हैं? 2. दैट्स वाई. ठीक है, S block can accommodate maximum 2 electrons. That's why there are only 2 groups in the periodic table. ठीक है, क्या है? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. हाइड्रोजन इसमें यहाँ दिखाया हुआ है, बट इन मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल अभी क्या कर दिया गया? हाइड्रोजन को बीच में रख दिया. हाइड्रोजन आप देखोगे अगर और भी पीरियोडिक टेबल में, in some books they will write hydrogen here. ठीक है, because it shows resemblance with the group 1 and group 17. Okay, S block हो गया. Now come to the extreme right. It is P block. How many groups are present in the P subshell? How many electrons? Sorry, maximum 6. So P block contains 6 group. ठीक है, काउंट करते चलिएगा. 2 आपको इधर मिले, 6 उधर मिले, अभी कितने हो गए? 8. ठीक है, इन बिटवीन यू आर गेटिंग डी ब्लॉक. ठीक है, डी ब्लॉक में डी ब्लॉक सबशेल कैन हैव मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन. 5 बॉक्सेस बनाते थे 10. हाँ, तो इसमें कितने ग्रुप आएंगे बेटा? 10 ग्रुप्स. कितने ग्रुप्स हो गए टोटल? 18. So modern periodic table is divided into 18 groups. मेंडलीव में कितने थे? 8. 10 ऐड हुए हैं, बस ये बीच में 10 ऐड किए हैं उसने, कुछ ज्यादा नहीं किया, थोड़े चेंजेस किए. ठीक है, और फिर आते हैं हम किसकी बात करेंगे? दिस इज डाउन वन इज एफ ब्लॉक. ये है आपका एफ ब्लॉक. ठीक है, एफ ब्लॉक में क्या है? 14 एलिमेंट्स. When we study F blocks, we don't have groups. यहाँ पे आपको ग्रुप नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलती है? सीरीज मिलती है.
फर्स्ट सीरीज इज नोन एज लैंथेनाइड्स एंड द सेकेंड इज नोन एज एक्टिनाइड. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज 4F सीरीज एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज 5F सीरीज. इसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज. ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो F ब्लॉक को बाहर निकाल के रख दिया. कहाँ से? पीरियोडिक टेबल से. F block elements are not a part of periodic table. Why? आप देख रहे हो ये लैंथेनम है आपका, लैंथेनम है 57, लैंथेनम से और 57 से 70 तक. ठीक है, ये फिर 71, ये भी आपका ये क्या किया हुआ है इसमें? 7 वहां पे आता है ल्यूटीशियम. 71 ये ल्यूटीशियम. ठीक है, ये किसका पार्ट है? F ब्लॉक का. ये इतने एलिमेंट्स आपके बाहर निकाल के रखे गए हैं. टोटल कितने रहेंगे? 14. 14 का मतलब समझ में आ रहा है? F में 14 ही बैठाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 14 एलिमेंट्स मिलेंगे. 14 आपको किसके मिलेंगे? F के मिलेंगे. 5F के मिलेंगे, एक्टिनाइड्स. तो एक सीरीज में 14 एलिमेंट्स. F ब्लॉक शुड नॉट बी, मतलब यहाँ पर ग्रुप नहीं है, ऐसे ग्रुप नहीं मिलेगा आपको वर्टिकल. यहाँ पे आपको सीरीज मिल रही है. क्या? तो ये यहाँ पे नहीं होता है, ऐसे दिखाया जाता है. ये मेनली जो लैंथेनॉइड्स होते हैं, एक्चुअली ये लैंथेनम है ना, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ F ब्लॉक, दो इट इज कंसिडर्ड फर्स्ट एलिमेंट. ये कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ आप लोगों के लिए. इसको यहाँ पे क्यों रखा है? क्योंकि इट शोज रिजेम्बलेंस विद द अदर एलिमेंट्स. देखो F ब्लॉक का कैरेक्टराइजेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन मस्ट एंटर इनटू F सब शेल. ये जो S पे DF आपने कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू S सब शेल, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू P सब शेल. या D में जा रहे हैं, यहाँ किस में जाना चाहिए? F में जाना चाहिए. लेकिन लैंथेनम में F क्या है आपका? 0. इसको रखा हुआ है और इसी के नाम से इसका नाम आया लैंथेनम से. ये सीरीज बनी है लैंथेनॉइड. सेम सिचुएशन विद द एक्टिनॉइड. एक्टिनॉइड एक्चुअली F ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बट इसको वहां पे रखा हुआ है. नाम भी यहीं से आया एक्टिनॉइड्स. रीजन क्या है? 5F इज एम्प्टी. ओके, कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा. हाँ, वही तो बोल रहे हो कि वो नीचे आना चाहिए था लॉरेंशियम, इसलिए. चलिए कोई बात नहीं, वो सबका थोड़ा थोड़ा अलग रहता है. तो स्टार्ट करते हैं. बेसिक आपको समझ में आया. हॉरिजॉन्टल 18 ग्रुप्स और वर्टिकल आपके 18 ग्रुप्स. हॉरिजॉन्टल कितने पीरियड मिलेंगे आपको? 7. इसको हम बोलते हैं 7, ये पीरियड. ठीक है, दिस इज पीरियड 1 2 3 4 5 6 7. तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स. 18 ग्रुप्स कहाँ से आ गए? वो क्लियर हो गया? ओके, ठीक है. अब आप बात करेंगे एस ब्लॉक की बात करते हैं पहले. ठीक है, एस ब्लॉक इज हैविंग 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस इज ग्रुप 2. तो व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ग्रुप? एल्केलाई मेटल्स. क्या बोलते हैं इनको? एल्केलाइन मेटल्स. ठीक है. सेकेंड ग्रुप इज नोन एज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स. 1A 2A, A और B ये मैनलीफ का था. हम मॉडर्न की बात कर रहे हैं. ठीक है, मैनलीफ ने डिवाइड किया था बेटा 1A 2B, वो मैनलीफ का था. यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. वी आर फोकसिंग ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2. द फर्स्ट थिंग, व्हाट डज ग्रुप नंबर टेल? Number of valence electron as well as valency. Number of, ठीक है, वैलेंसी भी आप बोल सकते हैं और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर आप बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, लिथियम. ठीक है, लिथियम कितना है? 3. तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या आएगा? 1s2 2s1. Look at the valence electron. It is entering into s subshell. ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हैं. तो बाय लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल.
सब चीजें पता लगती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख गए तो यू विल गेट मेनी इंफॉर्मेशन। देखो लिथियम की बात करें अगर, तो ये यहाँ पर ओके, ये क्या है, ग्रुप नंबर। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इट इज टेलिंग यू ग्रुप नंबर, और ये जो है आपका ये शेल नंबर, ये आपको क्या बता रहा है, पीरियड। शेल नंबर इज टेलिंग यू द पीरियड एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज टेलिंग यू द ग्रुप नंबर। ठीक है भाई, है ना। चलिए एक बार सोडियम को भी देखते हैं। सोडियम की सिचुएशन क्या है, सोडियम 11 है आपका, 1s2 3s1। अब आपको सिर्फ अगर इतना दिया हुआ है और आपसे पूछे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सोडियम इन द पीरियोडिक टेबल, तो आप इसको देखो पहले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, पीरियड कौन सा है, 3। अब चेक कर लो यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, पीरियड क्या है 3। समझे, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद करना है व्हाट, नेम ऑफ द एलिमेंट, यानी ग्रुप 1 आपको याद करना है। तो इसके लिए कुछ फनी लाइंस थी, मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं, जो लोग उस समय एब्सेंट थे वो देख लीजिए। क्या है, हाइड्रोजन कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, ओके। तो आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि लीना नाम की एक गर्ल है और उसके आरबीसी भाग गए। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। लुक हियर, लीना के आरबीसीज फरार। फरार एक शब्द होता है भागना, तो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर, लीना के आरबीसीज फरार। देखो क्या है ये, लीना के आरबीसीज फरार, दैट्स हाउ यू कैन मेमोराइज द ग्रुप 1। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप अपना भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे याद करना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऐसे याद कर लो। बट इट इज बेटर, लीना के आरबीसीज फरार। ऐसे पूरी पीरियोडिक टेबल ऐसे बनी हुई है, आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। ये आप नोटेड है ना आप लोगों के पास। पहले सेकंड क्या है, बेटा। बेटा, बी स्टैंड फॉर, बेटा स्टैंड फॉर बी। बेटा अपने पापा से डिमांड कर रहा है ना। तो बेटा मांगे क्या चाहिए, कार स्कूटर। आप लोग डिमांड करते हो कि नहीं, बाइक दिलवा दो पापा, हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, ओके। पहले पढ़ लीजिए फिर डिमांड करना। बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना। बाप राजी, पिताजी अच्छे हैं और तैयार हो गए, बाप राजी, गॉट इट। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, या फाइन, दीज आर द ग्रुप 2 एलिमेंट। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, ये लिथियम बेरिलियम कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, पीरियड 2। ये चीज ध्यान रखना, पीरियड 1 से स्टार्ट मत करना। देखो ये पूरी पीरियोडिक टेबल आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है, मेनली पीरियड 2, लिथियम और बेरिलियम, ठीक है। कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, आप चाहे तो अपनी नोटबुक में ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिखिए, लिथियम और उसके एडजेसेंट क्या लिखेंगे, बेरिलियम। लीना के आरबीसीज फरार, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और ये बेटा मांगे कार स्कूटर। अब देखो और एक अच्छी बात आप लोगों ने प्रोबेबली नहीं पढ़ी होगी, देखो वही बता रही हूँ। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, लिथियम और सोडियम। अच्छा चलो पहले हाइड्रोजन और लिथियम में कितना एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है, 2। लिथियम 3 है, हाइड्रोजन 1 है, तो कितने का डिफरेंस मिला, 2। ये डिफरेंस थ्रू आउट द पीरियड अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, नहीं ये आपका गलत जा रहा है, ये चीज छोड़ दीजिए, फर्स्ट पीरियड थोड़ा अलग जाता है। इधर आइए, लिथियम और बेरिलियम, लिथियम और सोडियम में कितने का डिफरेंस है, 8। लिथियम 3 है, सोडियम 11 है। इधर आ जाओ, बोरोन कितना है,
5, एल्यूमिनियम कितना है 13, व्हाट इज द डिफरेंस 8। ये जो 8 का डिफरेंस है ये आपका कॉमन है इन द पीरियड 2 and 3। So if you remember the atomic number of one element, you can write down the atomic number of next element। आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, राइट। अगर मेरे को पता है कि कार्बन कितना है 6, तो 6 + 8 14, तो नेक्स्ट एलिमेंट 14, समझे आप। ऐसे ही आप फिर अब 3 और 4 का डिफरेंस देखिए कितना आएगा 8, ठीक है। ये आप देखेंगे कितना आएगा 18। कुछ नंबर जाने पहचाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन, ठीक है। फिर से 37, 55, 32 और ये कितना है आपका 32। ये जो पूरी एक्सक्लूडिंग द ग्रुप 1, सॉरी पीरियड 1 छोड़ दीजिए, 2 और 3 का डिफरेंस, 3 और 4 का डिफरेंस, 4 और 5 का ये कॉमन है बेटा, राइट। तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मेनली जो आपको याद करना है ये पीरियड 2 और पीरियड 3 ये एलिमेंट्स पे आप ज्यादा फोकस रखिएगा, बाकी ये नंबर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है पीरियोडिक टेबल की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेंगे, व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या हुआ, बॉटल गिरी, मुझे लगा वो गए थे भी गिर गए, सीरियसली हो गए। देखिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखेंगे, NS1 2 2, दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें दोनों ग्रुप आ गए आपके, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। आपको चारे मीन्स यू नीड टू राइट जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल द 4 ग्रुप्स। तो ये मैंने आपको किसका बताया है, एस ब्लॉक। इसमें आपके रेगुलर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, राइट डाउन द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। ये नहीं, ये पूरे में आपका काम करेगा बेटा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, N इज द शेल नंबर, पीरियड नंबर बोल सकते हो, ये शेल नंबर। N क्या है, आपने पढ़ा था पीरियड नंबर या शेल नंबर। जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब ये है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर मैं पोटेशियम की बात करती हूँ तो पोटेशियम का जनरल कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, उसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इट मस्ट एंटर इनटू S और लास्ट में क्या आएगा 1। पोटेशियम की अगर मैं आपसे बात करूं, पोटेशियम बिलोंग्स टू 4th पीरियड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4s1। आप किसी को भी देखोगे एंडिंग किसमें होगी हमेशा, ये हुआ आपका 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1, ये आपका 2 आएगा। आप करके देख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन यही आएगा, ठीक है। ग्रुप 1 समझ में आया। अभी ग्रुप 1 को रुकते हैं यहीं पे। हाँ, एक और पॉइंट, why these elements are known as alkali metals? They form very strong alkali solution। अगर मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूं कि give me the example of base, तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा NaOH, KOH, ठीक है। All these elements form strong alkali solution with water, that's why these are the alkali metals। Second है alkaline earth metal, why? है ना, अक्रेंस कहाँ है इनका, these metals are mainly present in the earth crust। और उसके अलावा नेचर कैसा है, अगेन एल्केलाइन, तो इसलिए इनको नाम क्या बोला, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ऑल दीज आर मेटल्स, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट पर आपके क्या अवेलेबल है, मेटल्स। आप लोगों ने सोडियम देखा लैब में, अभी सोडियम का जो टेक्सचर है जस्ट लाइक पनीर, हाथ से आप उसको तोड़ सकते हो, बट सोडियम को आप ऐसे ओपनली स्टोर नहीं कर सकते, राइट। इट इज हाईली रिएक्टिव। मैं सिर्फ इतना बता रही थी कि यहाँ पर ये कैसा है, सॉफ्ट मेटल है। मेटल यहाँ पर कैसे हैं, सॉफ्ट है, उतने हार्ड नहीं है। ओके, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द पी ब्लॉक, है ना। ऐसे ही आपको मैं लाइन बताती हूँ जो लोग एब्सेंट थे उनके लिए। पी ब्लॉक कंटेन्स हाउ मेनी ग्रुप्स, 6 है, तो उनका भी नाम है सबका,
देखिए इसको पहले इरेज करें पी ब्लॉक को। देखिए सबसे पहले ग्रुप 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप 18 आप ऑलरेडी जानते हैं क्या है, नोबल गैस। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 18? 18 तो नहीं बोल रहे कोई, है ना। ग्रुप नंबर टेल्स यू वैलेंसी, तो डू नॉट से यहाँ पर क्या है आपका 18 वैलेंसी नहीं होती है। वैलेंसी क्या है बेटा यहाँ पे 0। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो ये सब क्या है आपके नोबल गैसेज है, इनर्ट है, ठीक है। तो दिस इज द ग्रुप 18 नोबल गैसेज। 17 ग्रुप का नाम क्या है? यस 17 ग्रुप हैलोजेंस, जो आप बहुत ज्यादा सीखने पढ़ने वाले हैं। हैलोजेंस हर जगह कंपैरिजन में हैलोजेंस आएंगे। हैलोजेंस ओके। ग्रुप 1 पीरियड 1 में कोई हैलोजन नहीं है, ध्यान से देखना। ग्रुप 1 कंटेन्स ओनली 2, माय बैड। पीरियड 1 कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो मोस्टली बात आपकी पीरियड 2 से स्टार्ट हो रही है ना। क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये लास्ट वाले को आप छोड़ सकते हैं, ये सब आपके मैन मेड एलिमेंट्स हैं, इनका फोकस नहीं है। अभी फोकस कहाँ तक रखना है? आयोडीन तक। इसके लिए ये ऐसे याद कर सकते हैं आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके लिए लाइन है कि कोई आंटी रहती है आपके सामने हमने जहां भी, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, आई आंटी अपनी बालकनी में आपको नजर आ गई, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी तो मतलब ये क्या है? एस्टेटीन के लिए फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। दीज आर नॉन मेटल्स। ये पूरा येलो कलर जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है? नॉन मेटल्स है, इंक्लूडिंग मेटेलॉइड्स। हाँ एल्युमिनियम मेटल है, हाँ ये सब मेटल है आपके यहाँ पे, तीनों है, तीनों है। ये देखो, ये जो आप ये स्टेयरकेस देख रहे हो, स्टेयरकेस में जो एलिमेंट लिखे हुए हैं इसका भी आपको लाइन बताती हूँ। ये है आपके मेटेलॉइड्स विच आर शोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल है और इधर क्या है आपके? नॉन मेटल, ठीक है। तो पी ब्लॉक मिक्सचर है तीनों का। बट जो आपका ग्रुप 17 है, इट ओनली कंटेन्स नॉन मेटल्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कैसे हैं ये सारे एलिमेंट्स? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है ग्रुप 16। ग्रुप 16 का नाम क्या है? चाल्कोजेंस। वेयर शुड आई राइट, है ना। ग्रुप 16 चाल्कोजेंस, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इसके लिए लाइन है ओ स्टाइल से टेपो, ओ स्टाइल से टेपो। चीटिंग करो लेकिन स्टाइल से करो कि टीचर को पता ना लगे, है ना, ठीक है। ओ स्टाइल से टेपो, समझ में आ गई बात? ये प्रैक्टिस करना, लिख लिख के तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन इज अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पर वैलेंसी कितना आएगा? -2। वैलेंसी जब बताते हैं प्लस माइनस करके बताते हैं ना। ग्रुप 17 का है -1, ग्रुप 16 का वैलेंसी कितना आएगा? -2। लेट्स टॉक अबाउट द ग्रुप 15, ठीक है। ग्रुप 15 ये आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा क्योंकि इसमें क्या है? एक्टर एक्ट्रेस के नाम है। क्या है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या। सब कैसे हैं? बेकार। अभी 2 साल के लिए भूल जाइए, है ना, पढ़ाई पे फोकस करना है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बेकार, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ओके। दिस इज ग्रुप 17। अब इसका ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, इसको बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन घर का सबसे छोटा बच्चा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दिस ग्रुप, तो ये है नाइट्रोजन फैमिली। फिर उससे पहले ग्रुप 14 कार्बन फैमिली,
ठीक है। और उससे पहले क्या है आपका बोरोन फैमिली। ठीक, कार्बन फैमिली के लिए क्या लाइन है सुन लीजिए। कहे शिव जी पार्वती को कहानी सुनाते हैं, अगर आपने सुना होगा। आजकल यात्रा चल रही है अमरनाथ की, जानते हैं आप, है ना, हमारा बहुत पवित्र मंदिर, बर्फ का शिवलिंग बनता है एवरी ईयर, जानते हैं आप लोग, ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है। हाँ, वहां पे शिव जी ने कहानी सुनाई थी पार्वती जी को। ठीक है, तो कहे शिव जी सुनो पार्वती, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। पार्वती पीबी पार्वती, ठीक है। सुनो, SN मतलब सुनो, शॉर्ट फॉर्म। आप जब व्हाट्सएप के किस पे मैसेज टाइप करते हैं पूरे नहीं लिखते ना, आजकल फैशन में है ये, है ना, SMS। तो ये वही चीज है, कहे शिव जी सुनो पार्वती। ठीक है, अब आइए नंबर ग्रुप 13। वैलेंसी कितना है कार्बन के ग्रुप की 4, प्लस माइनस डिपेंड नहीं करता, 4 ही रहता है। प्लस माइनस कैसे होता है, कार्बन, हाँ, कार्बन क्या बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप प्लस नहीं करेंगे माइनस नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात। कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए वैलेंसी कितना लिखते हैं 4। ऐसा क्यों, हाँ, नहीं, वो अलग चीज है जो आप सोच रहे हो। नेक्स्ट है ग्रुप 13, बैंगन आलू गाजर इन थैला। आपको मम्मी ने सामान लेने भेज दिया, जाओ भाई सामान लेके आओ, एक बैग लेके जाओ। आजकल प्लास्टिक बैग बंद है ना, तो क्या है आप सब एक बैग में लेके आ गए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। ठीक है, डी ब्लॉक अभी नहीं जाते, ये आपको करना है, इसका भी अभी नामकरण इसका छोड़ दीजिए, बाद में जब पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी बहुत सारा हो जाएगा। पहले आप S और P को फोकस कीजिए, है ना, थोड़ा इतना सीखिए पहले लिखना हो जाएगा। इसमें याद रखने को बचा क्या है, लिखिए पीरियोडिक टेबल। देखिए कभी आप याद भी नहीं करें तो आपको माइंड में पिक्चर होना चाहिए। एक्सट्रीम लेफ्ट पे S ब्लॉक, एक्सट्रीम राइट पे P ब्लॉक, इन बिटवीन क्या है आपका D ब्लॉक, और ये क्या है आपका F ब्लॉक। क्या हुआ, टाइम हो गया क्या, तो आपको मैंने कहा जाने के लिए, क्लास कब शुरू हुई थी बोलो, क्लास कब शुरू हुई थी, हाँ टाइम देखा था तब, तो क्लास खत्म होने पे टाइम देख रहे हैं। आपको जाना है तो आप जा सकते हो, मैं अभी क्लास ले रही हूँ। ठीक है, और अभी 5 मिनट कंप्लीट कर लीजिए। आइए, इन बिटवीन क्या है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों भाई ट्रांजिशन, if you are moving from S to P block, we are moving from metals to non metals। आप थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। तो D block elements का जो प्रॉपर्टीज है, those properties are lying between S and P। Say for example ionization potential, तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स है दे आर ऑफरिंग वेरी लो वैल्यू, P आर ऑफरिंग हायर, तो इनका क्या है इन बिटवीन है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको ट्रांजिशन मेटल्स। 10 ग्रुप्स हैं आपके, एंड दिस ग्रुप इज मेनली मेड अप ऑफ मेटल्स। यहाँ सब मेटल है। अब जो मेटल आपसे पूछा जाए मेटल के नाम पे सबसे पहले माइंड में क्या आता है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, है, तो वो सारे आपके कहाँ पे अवेलेबल हैं, टंगस्टन। व्हाट इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन, देखो W। कहाँ पे यूज करते हैं टंगस्टन, फिलामेंट ऑफ द बल्ब। अब तो बल्ब भी खत्म हो गए, देखने को भी नहीं मिलेंगे कुछ टाइम बाद। अब सब क्या आ गया, LED आ गया सब, है ना, बल्ब खत्म होते जा रहे, धीरे धीरे कुछ चीजें वैनिश हो जाएंगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, आपने पढ़ा था क्या क्या, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये पूरा देखो, ये सारा क्या शो कर रहे हैं, एक्सेप्शन। एक आपने क्रोमियम पढ़ा था, एक आपने मॉलिब्डेनम पढ़ा था, और एक Nb था।
ठीक है, तो जितना मैंने आपको लिखवाया था वो सब क्या थे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन रह गया, पी का लिखिए, पी का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP126, ठीक है। डी का लिखेंगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2N-1D1-10, ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2N-1D1-10 है। ये बेटा ये डैश थोड़ा बिगर हो गया, D1-10, ठीक है। ये आपके SNBP वालों के लिए बोल रही हूँ, इस तरह के पूछे जाते हैं क्वेश्चन टेस्ट में। एफ का और देखिए, एफ में इलेक्ट्रॉन्स किस में एंटर कर रहा है, ठीक है। इफ यू लुक इनटू द दैट एनर्जी ऑर्डर, तो 4F से पहले आपको क्या फिल करना होता है 5D, 5D से पहले क्या फिल करना होता है 6S, याद कीजिएगा, नहीं तो आज घर जाके देखना 4F बाद में आता है, 4th शेल से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है इट विल बी लाइक दिस, NS2N-1D022N-2F1-40, ठीक है। आपका जो एफ लॉक है उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 4F में जा रहा है, तो 4F में जाने से पहले इट हैज टू फिल 5D। अगर मैं इसको 4 कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पे n को 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 6। नीचे वाले के लिए क्या होगा 5, उधर 5 होगा, इधर 6 होगा, इधर क्या हो जाएगा 7। इतना ही आपने सीखा हुआ है, समझ में आई बात। 0 to 2 माइनस नहीं है, 0 से 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं, ठीक है। अच्छा, अनदर क्वेश्चन, वाई एफ लॉक इज प्लेस्ड आउटसाइड, इट इज नहीं, बाद में डिस्कवर है ये नहीं है। इसका रीजन ये है, अभी कल हम सीखेंगे वेरिएशन, हाउ एटॉमिक रेडियाई चेंजेस व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। इस तरह की आप अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इफ यू पुट एफ लॉक इनसाइड द पीरियोडिक टेबल देयर विल बी chaos। पीरियोडिक टेबल का पर्पस क्या है, वी नीड टू स्टडी एलिमेंट्स इन ए सिस्टमेटिक मैनर, है ना। अगर आपको ऐसे ही सब अभी आज सोडियम पढ़ लिया, परसों कैल्शियम पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी आप क्या है, इफ यू स्टडी ग्रुप 1 तो आप कितने सारे एलिमेंट्स पढ़ पा रहे हैं, राइट, 5-6 एलिमेंट्स, सबका प्रॉपर्टीज सेम, तो आपको ज्यादा नॉलेज मिल रही है, यानी आप एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को कर रहे हैं। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे कि इफ वी पुट एफ लॉक इन द पीरियोडिक टेबल देयर विल बी chaos, वी कैन नॉट स्टडी, मतलब इनका केमिस्ट्री अलग चलता है, तो आपको कोई सीक्वेंस यहाँ पे फिट नहीं बैठता है जो आप मूव कर रहे हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही सीखेंगे, कल फिर ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। चलिए, बाय बाय।